Hello all and welcome back again to GS Films रिवीजन सीरीज़। GS Films रिवीजन सीरीज़ में हम लोग बातें कर रहे हैं आर्ट एंड कल्चर की। और अभी तक हम लोगों ने एंशियंट हिस्ट्री रिलेटेड जितनी भी डिस्कशन है वो सारे डिस्कशन हम लोगों ने कर लिया है। काफ़ी इम्पॉर्टेंट था और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखेंगे तो अगेन फ़िलहाल के पैटर्न को देखें अगर तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया है, तो उसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। एंशियंट में याद करने वाली तमाम चीज़ें हैं तो उसको थोड़ा सा ध्यान से, बिकॉज़ यहाँ से काफ़ी नंबर आप उठा सकते हैं। अब हम लोग शुरू करेंगे मेडिवल इंडिया के बारे में। मेडिवल में तमाम चीज़ें हैं जिसके बारे में भी अगेन आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। थोड़ा सा कई लोगों को बोरिंग हो जाता है, बट अगेन दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, थोड़ा सा याद करने की चीज़ें हैं, तो इसको अगेन आप यहाँ से भी नंबर अच्छा खासा यहाँ से भी उठा सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे हम लोग। हिस्ट्री में, इनफैक्ट मेडिवल हिस्ट्री में देखेंगे तो यहाँ पर दो तरीके की डिस्कशंस हैं। एक डिस्कशन है जो दिल्ली सल्तनत की है, यानी दिल्ली जो सुल्तान पीरियड है, सुल्तनत पीरियड है, उसको लेकर के है। और दूसरा है जो हमारी मुग़ल डायनेस्टी है, तो मुग़ल को लेकर के है। हालांकि इसके बाद कुछ बुक्स में जो रीजनल किंगडम्स वगैरह भी थे, जैसे मैसूर हो गया, बंगाल हो गया, या फिर राजपूत हो गए, तो इस तरीके के भी किंगडम को रखा गया, बट हम लोग उसे मॉडर्न हिस्ट्री में इंक्लूड कर लेंगे, तो अल्टीमेटली वो कवर हो जाएगी। फ़िलहाल अगर देखें तो दिल्ली सल्तनत, अब ये जो दिल्ली सल्तनत का एरिया है, यहाँ पर कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और कुछ चीज़ें फ़िलहाल के पैटर्न के हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं हैं। क्या चीज़ें यहाँ पर इंपॉर्टेंट है? अगेन सबसे पहले आपको ये पता होनी चाहिए कि कौन कौन सी यहाँ पर डायनेस्टीज़ रूल की हुई हैं। तो आपको डायनेस्टीज़ के बारे में पता होना चाहिए, सीक्वेंशियल एंड क्रोनोलॉजिकल। प्लस साथ ही साथ में कुछ यहाँ पर इम्पॉर्टेंट रूलर्स थे, कुछ यहाँ पर इम्पॉर्टेंट सुल्तान थे जिसके बारे में भी अगेन आपको पता होना चाहिए। और तीसरी चीज़ें, इन इम्पॉर्टेंट जो सुल्तान लोग थे, इन लोगों ने काम क्या क्या किया, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड अगर कोई काम किया गया है तो उसको भी हमें देखना है। लैंड रेवेन्यू रिलेटेड थोड़ी सी हमें चीज़ें देखनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर अलग अलग डिपार्टमेंट है जो कि थोड़ी इस्लामिक नेम है, मतलब कि जो नॉमेनक्लेचर है वो थोड़ा सा इस्लामिक है, इस वजह से थोड़ा सा डिफ़िकल्ट पड़ता है, बट अगेन इसको भी हम लोग देखेंगे क्योंकि ये भी इम्पॉर्टेंट हमारे लिए डिस्कशन होगा। शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर डायनेस्टीज़ को देखी जाए तो यहाँ पर बेसिकली हमारे पास 5 डायनेस्टी आती है विद इन दिस सल्तनत पीरियड। एक है जो आपकी स्लेव डायनेस्टी है, दूसरी खिलजी डायनेस्टी, तीसरी तुगलक डायनेस्टी, चौथी सैयद डायनेस्टी, और लास्ट में आ जाती है लोदी डायनेस्टी। इन डायनेस्टीज़ में, विद इन दीज डायनेस्टीज़ अगर देखें तो जो हमारी स्लेव डायनेस्टी है और जो खिलजी और तुगलक, ये तीनों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर भी इनफैक्ट अगर देखेंगे तो स्लेव डायनेस्टी हालांकि इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि यहीं से मेडिवल हिस्ट्री की शुरुआत होती है। अब यहाँ पर भी हमें पहले जो अरब्स हैं उनका अटैक देखने को मिलता है, फिर अफ़गान का, तुर्क का, इस तरीके से अलग अलग लोग हैं सेंट्रल एशिया के जिन लोगों ने इंडिया पर अटैक किया था। और उसमें जैसे कि मोहम्मद गजनवी हो गए, तो गजनवी ने अटैक किया था। सिमिलरली इसी तरीके से अगर देखें हम लोग तो मोहम्मद गोरी ने भी अटैक किया था। तो यहाँ पर जो है तमाम अटैक वगैरह हुए हैं। मोहम्मद गोरी और गजनवी के अटैक में एक डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि जो गजनवी का अटैक था, ये अटैक बेसिकली किया गया था लूटने के लिए, मतलब कि एक तरीके से जो भी यहाँ पर सोने चांदी या जो भी गोल्डन जो बोला था ना, सोने की चिड़िया, उस चीज़ के कारण से उसको लूटने के लिए गजनवी ने अटैक किया था। लेकिन जो गोरी का अटैक था वो डिफरेंट था। गोरी का अटैक इसलिए किया गया था क्योंकि वो टेरिटरी एक्सपेंशन भी करना चाहता था और दूसरी चीज़ इंडिया में रूल करना चाहता था। तो इंडिया में रूल करने के कारण से अगेन यहाँ पर जो गोरी की डायनेस्टी है और जो गजनवी का स्टाइल है, दोनों में डिफरेंस देखने को मिलता है। हालांकि दोनों का एक कॉमन मोटिव है और वो है इस्लाम का एक्सपेंशन। तो इस्लाम का जो ये एक्सपेंशन है वो हमें दोनों के ही डायनेस्टीज़ में देखने को मिलता है। अल्टीमेटली जब गोरी चला जाता है, यानी कि जब रिटर्न होता है क्योंकि अटैक हो जाता है, तो खोखरों ने इन लोगों को, मतलब कि गोरी को मार दिया था। और इस वॉर के बाद अल्टीमेटली यहाँ इंडिया में स्लेव डायनेस्टी आ जाती है, क्योंकि जो मोहम्मद गोरी का जो स्लेव था, जो गुलाम था, उसने अल्टीमेटली इंडिया में स्लेव डायनेस्टी स्टार्ट कर दिया था। एंड ही वॉज कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ में खास बात यह है कि ये कभी सुल्तान नहीं बन पाया था। क्वेश्चन ये उठता है सुल्तान बोलते कैसे हैं, मतलब कि कैसे हम लोग मान लेंगे कि कोई बंदा है वो सुल्तान बन गया। तो यहाँ पर देखिए जो कैलिफेट होते हैं इस्लाम में, यानी कि जो इस्लामिक टाइम पीरियड में वहाँ पर जो कैलिफेट होते थे, कैलिफेट अल्टीमेटली खलीफा जिसको बोलते हैं, खलीफा अल्टीमेटली सुल्तान की उपाधि टाइटल देता था, यानी कि इसको
सुल्तान की जो भी चीज़ें करनी है अल्टीमेटली वो खलीफा बताता था क्या होगा। इस सल्तनत के लिए इल्तुतमिश को दिया गया था सल्तनत, मतलब इस इल्तुतमिश पहला बंदा हम लोग बोल सकते हैं जो सुल्तान बना था। इसके पहले जो कुतुबुद्दीन ऐबक था ये स्लेव का स्लेव ही रह गया था, ये एक्चुअल में कभी सुल्तान बना ही नहीं था और ये गोरी के नाम पर ही यहाँ पर ये राज करता था। तो ये चीज़ थी। इसके अलावा कुछ जो इम्पोर्टेंट रूलर होती हैं वो होती है रजिया सुल्तान और बलबन, ये सारे अलग अलग हैं। अब यहाँ पर देखिए जो हमारे ये इल्तुतमिश हैं और जो बलबन है, ये दोनों के दोनों एक इनकी ट्राइब है, स्पेशल ट्राइब है, एंड दिस इज़ इलबारी ट्राइब। ये लोग इलबारी ट्राइब से बिलोंग करते हैं, तो इसको भी ध्यान रखना है। दिस इज़ अगेन इंपॉर्टेंट फैक्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। सिमिलरली इसी तरीके से अगर बात किया जाए तो खिलजी डायनेस्टी आ जाती है, और खिलजी डायनेस्टी में जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी ये दो इंपॉर्टेंट रूलर हैं। अब यहाँ पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर देखेंगे तो अलाउद्दीन खिलजी है। इसको लेकर के तो खैर मूवी भी बनी है पद्मावत, तो वहाँ से भी आप लोगों ने थोड़ी मोड़ी जानकारी अलाउद्दीन खिलजी को लेकर के प्रैक्टिकल मतलब कि मूवी के थ्रू भी आपने कुछ इन्फॉर्मेशन लिया होगा। जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी एक्चुअल में ये इंडिया में खिलजी डायनेस्टी को इस्टेब्लिश तो किए थे, बट रियल इस्टेब्लिशर रियल फाउंडर अलाउद्दीन को बोला जाता है। वो इसलिए क्योंकि जलालुद्दीन इंडिया में यानी कि जो स्लेव डायनेस्टी है उसको ख़त्म तो कर दिया था, लेकिन उसके बाद जलालुद्दीन को हमेशा एक डर लगा रहता था कि क्या जो स्लेव डायनेस्टी के जो लोग हैं, मतलब स्लेव डायनेस्टी के दौरान में जो लोग हुआ करते थे, जो अमीर्स हुआ करते थे, जो गवर्नर्स हुआ करते थे, क्या वो मुझे एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। और इस कारण से अल्टीमेटली फिरोज शाह जो जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी है हमेशा एक डाउट में रहता था और इसलिए कभी रूल नहीं कर पाया। ये केवल और केवल लोगों को सांत्वना देने में यानी कि लोगों को खुश करने में ही केवल और केवल रह गया था, और ये पूरी तरीके से रूल नहीं कर पाया था। और इस जो कमी रह गई थी उस कमी को पूरा किया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, और इसी बंदे ने अल्टीमेटली इंडिया में एक डिफरेंट स्टाइल में रूल स्टार्ट किया था सल्तनत पीरियड की। अब यहाँ पर डिफरेंट क्या है, थोड़ी सी डिफरेंस यहाँ पर ये आ जाती है कि अभी तक के जितने भी रूलर थे, चाहे वो खिलजी डायनेस्टी के हों चाहे स्लेव डायनेस्टी के हों, इन दोनों लोगों ने अल्टीमेटली इस्लामिक स्टाइल में ही रूल किया था, इस्लामिक स्टाइल में ही अपना जो भी शासन करना है वो किया था। लेकिन अलाउद्दीन एक पहला बंदा था जिसने जो राज्य है यानी राजनीति है, जो पॉलिटी है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको धर्म से दूर रखा था, इस्लाम से दूर रखा था। मतलब इसने कहा कि धर्म जो चल रही है वो अपना चलती रहे, बट जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो रूल है, जो किंगडम है, वो अपना अलग तरीके से चलेगा। और यहीं से धर्म और राजनीति अलग अलग होती हैं अलाउद्दीन के टाइम में। हालांकि बाद में फिर से इस चीज़ को मर्ज कर दिया गया था तुगलक डायनेस्टी में, फिरोज शाह तुगलक के टाइम में, लेकिन फिलहाल के टाइम में अगर देखें तो इसने काफ़ी अच्छा काम किया था। दूसरी चीज़, इसने तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस वगैरह भी किए हुए थे। उन एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस को भी हम लोग देखेंगे, यहाँ पर हम लोगों ने उसको भी देखना है, बिकॉज दिस इज़ अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एंड यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन भी स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछा जा सकता है, इसलिए इसको देखेंगे, इंपॉर्टेंट एरिया है। अलाउद्दीन खिलजी के बाद में नेक्स्ट जो आती है वो आती है तुगलक डायनेस्टी। दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डायनेस्टी है, और ये अपने आप में काफ़ी चीज़ें, मतलब बहुत सारा चेंजेस भी किया था, कई सारे लैंड रेवेन्यू रिफॉर्म्स वगैरह भी किए गए थे, एडमिनिस्ट्रेशन में रिफॉर्म किया गया था। तो रिफॉर्म को लेकर के अच्छा खासा यहाँ पर डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है। अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट रूलर हैं कौन कौन से, एक है हमारे जो गयासुद्दीन तुगलक हैं, इन्होंने शुरुआत किया था, ही वॉज द फाउंडर ऑफ द तुगलक डायनेस्टी। सेकेंड थिंग, मोहम्मद बिन तुगलक। अब मोहम्मद बिन तुगलक ये जो भाई साहब थे, ये काम तो बहुत अच्छा करना चाहते थे, विज़न भी इनका अच्छा था, सब कुछ अच्छा था, लेकिन इनका भाग्य खराब था। तो ये जो भी कोई अच्छा काम करने जाते थे एक अच्छा विज़न लेकर के, उनका काम खराब हो जाता था। देखेंगे क्या चीज़ है, अगेन ये भी हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आते हैं फिरोज शाह तुगलक। ये सुपर इंपॉर्टेंट क्योंकि इन्होंने ही कैनालिंग और जितनी भी इरिगेशन रिलेटेड डेवलपमेंट है वो इन्होंने ही किया था। तो फिरोज शाह को आप इरिगेशन के नाम से भी याद कर सकते हैं, समथिंग रिलेटेड विद इरिगेशन, और वो थे फिरोज शाह तुगलक। देखेंगे इनके बारे में भी, ये दोनों लोग हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। वन इज़ मोहम्मद बिन तुगलक एंड सेकेंड इज़ फिरोज शाह तुगलक, दोनों लोग। फिर हमारे पास नेक्स्ट छोटी छोटी डायनेस्टीज़ आ जाती हैं, जैसे कि सैयद डायनेस्टी। सैयद डायनेस्टी में कुछ लोग हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि खिज़र खां, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह और आलम शाह। केवल नाम याद रखना है, सीक्वेंस याद रखिएगा, क्रोनोलॉजी याद रखिएगा, इसके अलावा इनमें कोई खास डेवलपमेंट नहीं है। लास्ट में आ जाते हैं लोधी डायनेस्टी। इसमें लोधी डायनेस्टी की जो शुरुआत किए थे वो बहलोल लोधी थे। नेक्स्ट सिकंदर लोधी आते हैं और लास्ट में आ जाते हैं इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी के बाद अल्टीमेटली 1526 में युद्ध हो जाता है, वॉर हो जाती है,
और इंडिया में फिर इस्लाम मतलब कि मुग़ल डायनेस्टी आ जाती है। तो यहाँ से मुग़ल बाबर के थ्रू अल्टीमेटली मुग़ल डायनेस्टी इंडिया में आ जाती है और अब मुग़ल डायनेस्टी यहाँ से स्टार्ट हो जाती है, जिसको कि हम लोग आगे आने वाले सक्सेसिव क्लासेस में डिस्कस करेंगे। तो ये आपको सीक्वेंस ध्यान रखना है, डायनेस्टीज़ का क्रोनोलॉजी ध्यान रखनी है। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स रिलेटेड जो भी चीज़ें की गई हैं उसको ज़रा डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग बातें करेंगे अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पीरियड में क्या क्या एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स किए गए थे। यहाँ पर इन्होंने तमाम रिफॉर्म किए थे। जैसे एक था मिलिट्री रिफॉर्म। मिलिट्री रिफॉर्म में जैसे कि अलाउद्दीन ने एक परमानेंट आर्मी, स्टैंडिंग आर्मी रखा था, मेंटेन किया था और उसके लिए एक बंदा भी मतलब रख दिया गया था कि चलो ठीक है ये बंदा रहेगा, ये ऑफिसर रहेगा जो कि आर्मी को अल्टीमेटली हैंडल करेगा। इनको जो भी पैसे दिए जाते थे, रेम्युनरेशन दिया जाता था, वो कैश में देना शुरू किया गया था और ये पहला बंदा था, फर्स्ट टाइम अलाउद्दीन खिलजी वॉज द फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट सुल्तान हु पेड आर्मी इनटू द मतलब इन द फॉर्मेट ऑफ कैश, कैश के फॉर्मेट में दिया गया था। और ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके लिए हो जाता है, एग्जाम में पूछा जा सकता है यहाँ से। सेकेंड थिंग, अकॉर्डिंग टू द हिस्टोरियन फरिश्ता, अच्छी खासी कैवलरी रखी गई थी, घुड़सवार बहुत अच्छे खासे थे, मतलब तमाम लोगों थे। इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ दाग। दाग का मतलब होता है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन करने के लिए अल्टीमेटली घोड़ों की आइडेंटिफिकेशन करने के लिए दाग सिस्टम स्टार्ट किया गया था। एंड प्रिपेयर्ड हुलिया यानी कि डिस्क्रिप्शन ऑफ सोल्जर्स, एक तरीके से कह लीजिए कि डिसिप्लिन्ड तरीके से कैटेगराइजेशन करने के लिए ये दाग और हुलिया प्रथा सिस्टम स्टार्ट किया गया था। दोनों भी इंपॉर्टेंट है। सिंपल आपसे पूछ दिया जाएगा कि आपका दाग और हुलिया दिस इज रिलेटेड विथ अलाउद्दीन खिलजी, आपका आंसर हो जाएगा। या फिर हो सकता है मिलिट्री रिफॉर्म के थ्रू भी आंसर पूछा जाए या फिर स्टेटमेंट वाले भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इन ऑर्डर टू हैव मैक्सिमम इफिशियंसी, इन्होंने आर्मी को मतलब टाइम टू टाइम रिव्यू किया था और एक तरीके से कह सकते हैं कि इन्होंने अच्छा खासा एक डिसिप्लिन्ड फॉर्मेट में आर्मी को बना करके रखा हुआ था। अलाउद्दीन ने इसके अलावा मार्केट रिफॉर्म भी किए थे। अब मार्केट रिफॉर्म में इन्होंने तमाम चीज़ें की हुई थी। इन्होंने जो इन्फ्लेशन बढ़ रही है उसको कंट्रोल किया था, देखा था, और उसके लिए इन्होंने अगेन एक स्टोर हाउस यानी कि एक कह सकते हैं कि गोदाम टाइप की चीज़ भी बना के रखी थी, जहाँ पर सिस्टम मतलब कि जो भी सामान है उसको स्टोर किया जाता था और वहीं से फिर अल्टीमेटली चीज़ें निकाली जाती थी और बाज़ार में बेचा जाता था। तो काफ़ी अच्छे अच्छे चीज़ें की गई थी। अलाउद्दीन ने 4 सेपरेट मार्केट इन द दिल्ली बनाया था। 1 फॉर ग्रेन, एक थी जो कि ग्रेन के लिए थी, गेहूं चावल इन सब चीज़ों के लिए। दूसरी कपड़ों के लिए, शुगर के लिए, ड्राइड फ्रूट्स के लिए, ऑयल एंड बटर के लिए। तीसरी की गई थी हॉर्स, कैटल एंड स्लेव्स के लिए और लास्ट में की गई थी मिसलिनियस कम्युनिटीज़ के अलग अलग तरीके से। अब यहाँ पर देखेंगे तो लगभग सारे ही आइटम जो है वो कवर हो गए थे। खाने पीने की चीज़ें हो गई, पहनने की चीज़ें हो गई और थोड़ा सा अगर लग्जरियस आइटम देखेंगे वो भी हो गया, सेना से रिलेटेड चीज़ें हो गई और फिर अल्टीमेटली मिसलेनियस जो मिली जुली चीज़ें हैं। मार्केट को कंट्रोल करने के लिए यानी कि जो भी मार्केट में करप्शन हो सकती है, दाम बढ़ा करके लिया जा सकता है, जैसे अभी होता है ना, एक तरीके से हमारे पास होती है जीएसटी के लिए जो आर्बिट्रेशन होती है, वो सेम चीज़ यहाँ पर भी होती थी शाहना ए मंडी के रूप में। तो दिस इज़ अगेन इंपॉर्टेंट टर्म, शाहना ए मंडी। इस पर भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि शाहना मंडी समथिंग रिलेटेड विद व्हाट, ठीक है। इसके अलावा सप्लाई ऑफ ग्रेन ये इंश्योर किया जाता था होल्ड करके। अभी हम लोगों ने जैसे बात किया कि एक स्टोर हाउस बना दिया जाता था, वहाँ पर सामान रख दिया जाता था और वहीं से फिर अल्टीमेटली चीज़ें जो होती हैं वो निकाली जाती हैं। इवन अगर हम लोग देखें आज के टाइम में गवर्नमेंट में, तो हमारे पास भी एक कह सकते हैं कि बनाई गई थी स्कीम जहाँ पर प्राइस ओनियन, ठीक है, दिस पोटैटो, ओनियन एंड टोमेटो, ठीक है, इन तीनों का दाम फिक्स करने के लिए गवर्नमेंट एक स्कीम चलाई थी, दैट वाज ऑपरेशन ग्रीन। अब ये क्या है, कहाँ चल रहा है, कैसे चल रहा है, इसके बारे में कुछ खास जानकारी नहीं है, लेकिन ऑपरेशन ग्रीन गवर्नमेंट ने चलाई थी, इसी साल की गवर्नमेंट ने चलाई थी। और ये कहा गया था कि जो आलू प्याज टमाटर है इनकी प्राइस में बहुत वॉलेटिलिटी होती है, तो उसको रिड्यूस करने के लिए और फिक्स प्राइस करने के लिए ऑपरेशन ग्रीन चलाया गया था। लेकिन खैर फिर बाद में ऑपरेशन कोरोना हो गया, जिसके कारण से सारी चीज़ें ही ख़त्म हो गई और सब लोग भूल भी गए हैं, कोई नहीं। तो यहाँ पर भी यही चीज़ हुई थी, स्टोर हाउस में बना करके अल्टीमेटली ग्रेन को इंश्योर किया जाता था ताकि होल्डिंग ना होने पाए, प्लस इन्फ्लेशन ना होने पाए, महंगाई ज़्यादा नहीं होने पाए। महंगाई क्या होती है, डिमांड एंड सप्लाई में जो गैप होता है। तो अगर डिमांड एंड सप्लाई में कोई गैप होने ही नहीं पाएगा तो फिर दाम भी नहीं बढ़ेंगे, यानी कि जो महंगाई है वो भी नहीं बढ़ेगी। अब इस चीज़ को देखने के लिए एक अलग से एक डिपार्टमेंट होना चाहिए,
तो इस डिपार्टमेंट को बोला गया दीवान ए रियासत। तो ये जो दीवान ए रियासत है बेसिकली इंश्योर करता था कि दाम नहीं बढ़ने पाए, और साथ ही साथ में स्टोर हाउस, और इसके लिए जो ऑफिसर था उसका नाम था नायब ए रियासत। तो नायब ए रियासत, अब देखिए ये जो नायब तहसीलदार जैसे होता है ना, अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन में देखेंगे तो एक पोजीशन होती है नायब तहसीलदार। ये जो नायब तहसीलदार है वो यहीं इस्लामिक टाइम से ही आया है, यहीं से पनपा है और आगे भी यही बढ़ा है। इवन जो ब्रिटिशर का टाइम पीरियड था वहाँ पर भी यही सब चीज़ें कंटिन्यू कर दी गई थी। जितने भी मर्चेंट्स हुआ करते थे उनको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता था, यानी कि आज की डेट में जो GSTN लिया जाता है, GST जो नंबर लिया जाता है, तो सेम वैसे ही यहाँ पर भी रजिस्ट्रेशन कराई जाती थी मार्केट को। मतलब अगर आप मार्केट में सेल कर रहे हैं कोई चीज़, देन यू हैव टू बी देयर, ठीक है। इसके अलावा कुछ सीक्रेट एजेंट्स हुआ करते जिसको मुनिहंस बोला जाता था, जो कि अल्टीमेटली मार्केट की क्या फंक्शनिंग चल रही है उसके बारे में सुल्तान को बताया करते थे। यानी कि अगर कोई कालाबाजारी कर रहा है, कोई करप्शन कर रहा है, कोई होल्डिंग कर रहा है, मिडिल मैनशिप वाली जो चीज़ें होती हैं अगर वो कोई कर रहा है, तो ये मुहियंस जो है वो बता देते थे, और अल्टीमेटली सुल्तान फिर उनको अच्छा खासा सबक सिखा देता था। सुल्तान इनफैक्ट ऑल्सो सेंड स्लेव बॉयज़ टू बाय वेरियस कम्युनिटीज़ टू चेक प्राइजेस। सुल्तान भी भेजता था कि जाओ जरा चेक करके आओ, हुलिया बदल करके, और पता करके आओ कि क्या हिसाब किताब चल रहा है, कोई गड़बड़ चीज़ें तो नहीं कर रहा है। इवन कोविड के पीरियड में भी तमाम जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग थे वो लोग भी हुलिया बदल करके सामान की, मतलब कमोडिटी की प्राइस वगैरह चेक करने गए थे। तमाम आपने वीडियोज़ वगैरह देखी होंगी। Any violation of the Sultan's order resulted in severe punishment. No hoarding was permissible even during famine and same price was maintained. हमेशा के लिए प्राइस को मेंटेन करने की यहाँ पर कोशिश की गई थी, और इनफैक्ट काफ़ी हद तक कर भी लिया गया था। अलाउद्दीन खिलजी का जो टाइम था काफ़ी अच्छा बेटर वे में चल रहा था। इसके अलावा लैंड रेवेन्यू में भी तमाम यहाँ पर भी रिफॉर्म्स किए गए थे। ये पहला सुल्तान था जिसने मेजरमेंट ऑफ लैंड किया था। मतलब अभी तक लैंड की मेज़रमेंट नहीं की जाती थी, जैसे कितना ज़मीन है, क्या होगा, तो इसके लिए पहला बंदा था जिसने मेज़रमेंट किया था। लैंड रेवेन्यू जो कलेक्ट की जाती थी वो कैश में कलेक्ट की जाती थी, जो कि सुल्तान अगेन सोल्जर्स को भी आगे कैश में ही पे किया करते थे। तो अब यहाँ से एक चीज़ देखने को मिलेगा, जो फ्यूडलिज़म है, फ्यूडलिज़म ये धीरे धीरे क्या होगी, ये धीरे धीरे वीक पड़ जाएगी। सिंपल सी बात है, फ्यूडलिज़म मतलब क्या है कि आर्मी देंगे एंड उसके बदले में लैंड दे दिया जाएगा। लेकिन अगर अब सारी चीज़ें अगर कैश में चलनी शुरू हो जाएंगी, देन ऑब्वियस सी बात है कि दिस फ्यूडलिज्म इज गोइंग टू डिक्लाइन, और एटलीस्ट इट विल गेट वीकन, ये चीज़ें होंगी। तो लैंड रेवेन्यू रिफॉर्म्स प्रोवाइडेड अ बेसिस फॉर फ्यूचर रिफॉर्म्स फॉर शेर शाह एंड अकबर। बाद में जो शेर शाह सूरी आते हैं और अकबर आते हैं, तो इन्होंने फिर अल्टीमेटली जो लैंड रिफॉर्म्स है उसको फिर आगे और बढ़ाया था। इवन फिरोज शाह तुगलक ने भी अच्छा खासा चेंजेस किया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने भी चेंजेस किया था, बट हमें जो बड़ी चेंज देखने को मिलती है वो शेर शाह सूरी और अकबर के टाइम पीरियड में देखने को मिलती है। इन्होंने तमाम नए नए जो होता है गजे, सिकंदरी और फिर इसी तरीके से अकबरी, इस तरीके से अलग अलग मेजरमेंट के स्केल भी निकाले थे, जिसको कि आगे कंटिन्यू भी किया गया था। स्टेट ऑफिसर मेजर्ड द लैंड एंड फिक्स लैंड रेवेन्यू इसी तरीके से अकॉर्डिंगली यहाँ पर कलेक्ट की जाती थी। अब हम लोग आगे अगर बढ़ें तो हमारे पास कुछ रिफॉर्म्स है जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा भी किए गए थे, जिसको कि जौन खां भी बोला जाता है। तो जो रिफॉर्म्स किए गए थे उसके बारे में ज़रा फटाफट देख लेते हैं। इनफैक्ट जो मोहम्मद बिन तुगलक था, ये बंदा बहुत ही कह लीजिए कि एक विजनरी बंदा था, एक अच्छा विज़न, एक पॉजिटिव विज़न लेकर के चलता था। इवन ये पहला बंदा था हु रिसीव्ड अ कॉम्प्रिहेंसिव लिटरेरी, रिलीजियस एंड फिलोसॉफिकल एजुकेशन। पहला बंदा था, इसने तमाम चेंजेस किए थे। जैसे कि एक चेंज किया गया था, कैपिटल जो राजधानी है उसको भी ट्रांसफ़र किया गया था, लेकिन बेचारे की किस्मत ख़राब थी। अब यहाँ पर देखिए मोहम्मद बिन तुगलक, इन्होंने क्या किया था, सेंट्रलाइज्ड सिस्टम, ऑब्वियसली सेंट्रलाइज सिस्टम सब लोग निकाल रहे हैं, लेकिन सेंट्रलाइज सिस्टम इसलिए इन्होंने रख लिया था ताकि चारों ओर से अच्छा खासा कंट्रोल किया जा सके। और इसके लिए इन्होंने दिल्ली से अपनी राजधानी देवगिरी, यानी कि बाद में इसका नाम जो है दौलताबाद रख दिया गया था, वहाँ पर चेंज कर दिया गया था। बट यहाँ पर प्रॉब्लम ये हो गई कि जिस समय इन्होंने शिफ्ट किया उसी टाइम डेजर्ट, यानी कि उसी टाइम एक तरीके से कह लीजिए कि फेमाइन हो गई थी, सूखा पड़ गया था। सूखा पड़ने के कारण से अल्टीमेटली अभी हुआ ये कि जो लोग भी देवगिरी की ओर, मतलब दिल्ली से देवगिरी यानी दौलताबाद की ओर में शिफ्ट हुए, उनको तमाम प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी थी। और अल्टीमेटली फिर इसी कारण से जो मोहम्मद बिन तुगलक साहब थे, इनके जो ये डिसीजन था उसको रोल बैक किया गया था, बाद में इसको वापस से चेंज कर दिया गया था जो कैपिटल है। और ये जो दौलताबाद है, यहीं पर सुल्तान 2 साल तक
कैंप बना करके रहा था ताकि चीज़ों को मैनेज किया जा सके। तो अच्छा रूलर था, चीज़ें अच्छी थी, बट क्या है कि डिसीजन जब भी हो रहा था तो किस्मत साथ नहीं दे रही थी। आगे इसी तरीके से देखें तो इन्होंने एक टोकन करेंसी स्टार्ट की थी। अब जैसे क्या हुआ था कि उस समय जो मोहम्मद बिन तुगलक था पढ़ा लिखा था, और कई बार क्या होता है कि पढ़े लिखे जो लोग डिसीजंस लेते हैं कई बार गलत भी हो जाते हैं, एंड दैट इज़ नॉट बिकॉज कि वो गलत डिसीजन ले लिए, बल्कि कई बार किस्मत भी साथ नहीं देती है। सेम यही चीज़ यहाँ पर भी इन्होंने देखा कि बाहर के जैसे चाइनीज़ रूलर वगैरह हैं, जैसे कुबलई खां हो गए, इसके अलावा जो पर्शियन लोग थे, इन लोगों ने पेपर की करेंसी निकाली थी। पेपर की करेंसी निकालने के कारण प्लस गोल्ड और सिल्वर के लगातार थोड़ी सी संख्या कम होती आ रही थी, तो इस कारण से इन्होंने कहा कि ऐसा है कि हम भी जो है इसी तरीके का पेपर वाला करेंसी निकालेंगे। लेकिन फिर वो फेल हो गया। फेल इसलिए हो गया कि अगेन सारे लोग घर पे ही प्रिंटिंग करना शुरू कर दिया। नंबर 2, इन्होंने क्या किया, कॉपर की टोकन करेंसी निकाली थी। अब क्या हुआ, घर में सब लोग कॉपर के बर्तन थे, सब लोगों ने वही पिघला करके घर में करेंसी बनाना शुरू कर दिया। अल्टीमेटली हुआ ये कि जो भी सुल्तान पहले जैसे गोल्ड और सिल्वर के कॉइन चलते थे, सेम वही चीज़ वापस से रोल बैक कर दिया गया कि चलो ठीक है, आप लोग समझेंगे नहीं, और गोल्ड और सिल्वर की कॉइन को ही वापस से रोल बैक कर दिया गया कि इसी को चलेगा। बाकी जो पेपर करेंसी और कॉपर है उसको हटा दिया गया था। लेकिन एक अच्छी सोच थी, एक अच्छा तरीका था। बाद में हालांकि हम लोग भी अगर ब्रिटिश टाइम में देखेंगे तो वी स्टार्टेड अगेन दिस पेपर मनी एंड दिस सिल्वर कॉइन्स। नेक्स्ट आती है, इन्होंने क्या किया था कि चूंकि जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें खर्चा पानी ज़्यादा हो रहा था, किंगडम का थोड़ा सा रिवेन्यू लॉस था, इस वजह से इन्होंने जो टैक्स है उसको बढ़ाया। और टैक्स बढ़ाने के पीछे रीज़न ये था कि जो दोआब है, दोआब का मतलब जो एग्रीकल्चरल लैंड होती है, वहाँ पर अच्छा खासा रिवेन्यू जनरेट हो रहा था, फसल अच्छी होती थी, पैदावार अच्छी होती थी, तो इसके लिए इन्होंने टैक्स बढ़ा दिया। लेकिन फिर किस्मत ख़राब, जैसे ही इन्होंने टैक्स बढ़ाया उसी साल सूखा पड़ गया, और इसी कारण से अल्टीमेटली जब इन्होंने दोआब के लोगों के ऊपर में टैक्स बढ़ाया, यानी कि गंगा यमुना दोआब के ऊपर में टैक्स बढ़ाया, तो फिर फैमाइन पड़ने के कारण अल्टीमेटली जो रीजन के लोग थे, यानी कि जो फार्मर थे, उन्होंने रिवोल्ट कर दिया। बाद में हालांकि इस रिवोल्ट को रोकने के लिए वापस से मोहम्मद बिन तुगलक ने इस जो टैक्सेशन था उसको वापस से हटा दिया गया था। इसके अलावा इन्होंने एग्रीकल्चर में भी तमाम रिफॉर्म किए थे, और ये रिफॉर्म हमें अच्छे खासे मतलब आज के टाइम में भी देखने को मिलते हैं। जैसे इन्होंने एक तक्कावी लोन शुरू किया था। तक्कावी लोन का मतलब ये है, फार्मिंग के लिए अगर किसी बंदे को लोन की ज़रूरत है तो लो भाई तुम लोन ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, अपना जा करके फार्मिंग करो। और ये जो भी बीज है, सीड्स हैं, या फिर कल्टीवेशन को एक्सटेंड करने के लिए दिए जाते थे। तक्कावी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसी तरीके से ये जो तक्कावी जो सिस्टम है मोहम्मद बिन तुगलक ने तो किया ही, दिस इज़ मोहम्मद बिन तुगलक। इसके अलावा हम लोग आगे पढ़ेंगे, जब हम लोग बंगाल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात करेंगे, तो बंगाल में भी मुर्शीद कली खां था। दिस इज़ मुर्शीद कली खां। मुर्शीद कली खां ने भी सेम यही तक्कावी सिस्टम को ही शुरू किया था। तो दोनों लोगों को ज़रा ध्यान रखिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में हमेशा मिक्स करके चीज़ें पूछी जाती हैं। तो बंगाल के मुर्शीद कली खां थे, इन्होंने भी सेम यही सिस्टम स्टार्ट किया था। अलीवर्दी खां मुर्शीद कली खां के बाद में आए थे, ठीक है। उसके बाद में अल्टीमेटली सिराजुद्दौला मतलब सिराजुद्दौला जो है मतलब अलीवर्दी खां सिराजुद्दौला के नाना लगते थे, ठीक है। एक एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए एक अलग से डिपार्टमेंट खोला गया था जिसका नाम था दीवान आमिर कोही, या फिर इसको सिंपल टर्म में दीवान कोही भी बोला जाता है। ये एडमिनिस्ट्रेशन मतलब कि जो एग्रीकल्चरल एडमिनिस्ट्रेशन है उसको अच्छे तरीके से देखने के लिए किया गया था। अ मॉडल फॉर्म अंडर द स्टेट वॉज क्रिएटेड इन द एरिया ऑफ 64 स्क्वायर माइल फॉर विच द गवर्नमेंट स्पेंट अराउंड 70 लाख टंकाज। तो ये हालांकि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन है यानी कि जो दीवान आमिर कोही है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट आते हैं हमारे फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के दौरान में भी तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स किए गए थे। अब देखिए यहाँ पर हमें थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलता है। अभी हम लोगों ने जैसे बात किया था कि जो अलाउद्दीन थे, जो अलाउद्दीन खिलजी थे, इन्होंने जो धर्म है यानी कि जो रिलीजन है और जो पॉलिटी है यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है, राजनीति है, इसको दोनों को सेपरेट कर दिया था। इन दोनों को सेपरेट कर दिया था और ये आगे कंटिन्यू भी रही थी। कब तक? मोहम्मद बिन तुगलक तक कंटिन्यू थी। इनफैक्ट फिरोज शाह तुगलक तक आप बोल सकते हैं। लेकिन जो फिरोज शाह तुगलक आते हैं, इन्होंने वापस से मिक्स कर दिया रिलीजन एंड पॉलिटी, यानी कि अब वापस से जो एडमिनिस्ट्रेशन है यानी कि जो भी रूल करना है, जो भी राज्य में जो भी डिसीजंस वगैरह लेकर के आना है, वो वापस से धर्म गुरुओं से पूछ पूछ करके करना शुरू कर दिया।
ये थोड़ी सी गड़बड़ चीज़ थी यहाँ पर फिरोज शाह तुगलक के टाइम पीरियड में अगर देखते हैं तो। लेकिन फिरोज शाह तुगलक को एक्चुअल में जाना जाता है इनके एग्रीकल्चरल रिफॉर्म को लेकर के, और इनफैक्ट एग्रीकल्चर में स्पेशली अगर बात किया जाए तो इरिगेशन को लेकर के इन्होंने इरिगेशन में बहुत काम किया था। प्लस साथ ही साथ में बहुत सारी सिटीज़ भी इन्होंने, मतलब मोर देन 300 सिटीज़ इन्होंने बसाई थी, इसलिए भी इनको जाना जाता है। तो फिरोज शाह तुगलक का अपना हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंस है। ही रैन हिज एडमिनिस्ट्रेशन इन अकॉर्डेंस विद द एडवाइस ऑफ उलेमा। अब यहाँ पर उलेमाज, अब उलेमा का जो कह सकते हैं कि जो उलेमा का जो अभी तक मतलब एडवाइस होती थी, ना तो अलाउद्दीन खिलजी ने लिया था, ना ही मोहम्मद बिन तुगलक ने लिया था। इन दोनों लोगों का नाम याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। लेकिन बाद में फिरोज शाह तुगलक ने वो चीज़ वापस से रोल बैक किया और अल्टीमेटली उलेमा से ही पूछ करके फिर से एडमिनिस्ट्रेशन करना शुरू कर दिया। He pleased the nobles and assured hereditary succession to their properties। इक्ता सिस्टम वापस से रिवाइव हो गई, यानी कि फ्यूडलिज्म, जो फ्यूड्स हैं, फ्यूडलिज्म जो होती है, वापस से सामंतवाद, इसको हिंदी में बोला जाता है सामंतवाद। तो ये जो सामंतवादी प्रथा है ये वापस से शुरू हो गई, यानी कि जो इक्ता सिस्टम है वापस से शुरू हो गया। यानी कि कैश में जो भी डीलिंग की जाती थी वो हटा करके वापस से लैंड में, ज़मीन में डीलिंग किया जाना शुरू हो जाएगा। टैक्स बढ़ा दिया गया। ही लेविड टैक्स एज पर द टीचिंग्स ऑफ इस्लाम, यानी कि ये बंदा जो है वो धर्मांध है, ये बंदा जो है धर्म से काम कर रहा है, यानी कि रिलीजियस होकर के काम कर रहा है। रिलीजियस होकर के देखिए कोई भी अगर काम किया है वो 100% श्योर है डिक्लाइन कर जाएगा। हिस्ट्री ने दिखा रखी है कि जो भी रिलीजियस प्रीचिंग से, रिलीजियस एलिमेंट पे अगर कोई बंदा चला है तो 100% इट इज़ गोइंग टू डिक्लाइन। सेम वही चीज़ यहाँ पर भी होती है। यहाँ पर ये टीचिंग्स पर, मतलब इस्लाम के टीचिंग्स पे चलते हैं और जजिया कर लेकर के आ जाते हैं नॉन मुस्लिम पे। अब आप ये बोल सकते हैं कि यार इन पर तो जजिया लग रहा है, बट एक्चुअल में क्या था, मुस्लिम और नॉन मुस्लिम दोनों पे लगता था। जो मुस्लिम पे लगता था उस कर को नाम बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, उसका नाम होता है ज़कात। तो ज़कात इनको देना होता है, मुसलमान को ज़कात देना होता है, जो नॉन मुस्लिम्स होते हैं उनको देना होता है जजिया। अब देखने में लगेगा यार पैरिटी है, इक्वलिटी, बट एक्चुअल में इक्वलिटी नहीं है। नॉन मुस्लिम के ऊपर में ये फोर्सफुली तरीके से लिया जाता था, 10% के नियर अबाउट में था, लेकिन जो मुसलमान थे इनके ऊपर में वॉलंटियर था एंड इट वाज नियर अबाउट 2% ओनली, ज़्यादा नहीं होता था, कम होता था। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस था। स्पेशल टैक्स ऑन 28 आइटम्स, ये भी डिस्कार्डेड बाय हिम सिंस दे वर अगेंस्ट द लॉ ऑफ इस्लाम, इस्लाम के विरुद्ध थे इसलिए उस चीज़ को हटा दिया गया। इट शोड टॉलरेंस टुवर्ड्स शिया मुस्लिम एंड सूफीज। ही रिगार्डेड हिंदू एज सेकेंड ग्रेड सिटीजन एंड इन दिस रिस्पेक्ट ही वॉज प्रिकर्सर ऑफ सिकंदर लोडी एंड औरंगजेब। यही जो इस्लाम की पॉलिसीज़ हैं औरंगजेब ने बहुत ही कट्टरता से निभाई थी और सिकंदर लोदी ने भी कट्टरता से निभाई थी, और इस चीज़ की शुरुआत की गई थी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। तो अगेन यहाँ पर भी हमें देखने को मिलता है कि जो चीज़ें हैं, यानी कि जो ये हमारा इस्लाम ओरिएंटेड एडमिनिस्ट्रेशन जो चल रहा है वो स्टार्ट की गई थी हमारे इसी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। आगे जा कर के इसको और भी एक बड़े स्केल पे देखने को मिलता है सिकंदर लोदी और औरंगजेब के टाइम पीरियड में। बढ़े आगे, तो ही वॉज द फर्स्ट सुल्तान टू इम्पोज एन इरीगेशन टैक्स। यहाँ पर इन्होंने इरीगेशन पे तो काम किया ही किया, साथ में इरीगेशन पर टैक्स भी लगा दिया जिसको बोला जाता है हर्ब, ठीक है, शक ए हर्ब बोला जाता है, शर्ब ए हक, सॉरी, ठीक है। तो बट एट द सेम टाइम ही ऑल्सो बिल्ट अ नंबर ऑफ इरीगेशन कैनाल्स एंड वेल्स। लॉन्गेस्ट कैनाल 200 किलोमीटर की बनाई गई थी जो कि सतलज टू हांसी थी। इसी तरीके से यमुना से हिसार के बीच में भी कैनाल बनाया गया था। हालांकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ ये ध्यान रखिएगा कि इन्होंने बहुत सारे कैनाल्स और वेल्स इरीगेशन के लिए बना रखे थे। इनके रीन में नियर अबाउट 1200 फ्रूट गार्डन्स इन अराउंड दिल्ली जनरेटेड मोर रेवेन्यूज। He developed royal factories called Karkhana in which thousands of slaves were employed. He also increased the number of slaves by capturing the defeated soldier and young persons. There were around 1,80,000 slaves during his reign. तो स्लेवरी तो अच्छी खासी तो खैर चल ही रही थी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि लगभग सबने ही काम किया था। इसके अलावा इन्होंने कई सारी सिटीज़ बसाई थी, अभी हम लोगों ने बात किया था मोर देन 300 सिटीज़ इन्होंने बसा रखी थी। इसमें द फेमस कौन कौन से थे, फिरोज शाह थे, फिरोज़ाबाद नियर रेड फोर्ट। इसके अलावा फिरोज शाह कोटला इसका नाम पड़ गया है, हालांकि इसका नाम चेंज कर दिया गया है, किसके नाम पर है बताइए कमेंट बॉक्स में। मॉन्यूमेंट लाइक कुतुब मीनार और जामा मस्जिद वर रिपेयर्ड एंड अशोकन पिलर फ्रॉम मेरठ एंड टोपरा को लेकर के आया गया था दिल्ली में। अब ये जो मेरठ वाली है इसको लेकर के आया गया था फिरोज शाह कोटला, यहाँ पर ले आ दिया गया था जिसका नाम बदल करके रख दिया गया अरुण जेटली के नाम पे।
और टोपरा वाला जो है इसको भी ले आकर के रख दिया गया है रेड फोर्ट में। तो ये दोनों के दोनों अशोका के पिलर्स जो थे उसको ले आकर के दिल्ली में रख दिया गया था। इसके अलावा एक नया डिपार्टमेंट खोला गया था, दीवान खैरात। दीवान खैरात का मतलब ये कि जो भी ऑर्फन्स हैं या जो विडोज़ हैं उनको पैसे दिए जाते थे, सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता था, कैश सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता था। इसके अलावा दारुल शफा नाम से एक हॉस्पिटल भी ओपन किया गया था, जहाँ पर जो है जो भी मतलब दिक्कतें होती हैं किसी को, कोई भी मेडिकल इमरजेंसी होते हैं तो यहाँ पर दारुल शफा में जा सकते हैं। इसके अलावा मैरिज के लिए भी जो पुअर मुस्लिम्स थे उनके लिए भी पैसे वगैरह दिए जाते थे। इसी तरीके से इन्होंने PWD पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट का भी अच्छा खासा काम किया था, यहाँ पर भी इन्होंने स्टार्ट किया था। प्लस रोजगार के लिए भी इन्होंने काम किया था, एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करने के लिए एक अलग से डिपार्टमेंट भी ओपन किया गया था। तो ये दोनों चीज़ें की गई थी जो कि फिरोज शाह तुगलक के टाइम पीरियड में की गई थी, जो कि बहुत ही अच्छी एक शुरुआत बोला जा सकता है। फिरोज पैटर्नाइज स्कॉलर्स लाइक बरूनी हु रोट तारीख ए फिरोज शाह, फतवा ए जहांगीरी एंड ख्वाजा अब्दुल मलिक इस्लामी who wrote Fatwa us Salim. He himself authored the book Fatwa ए फिरोज शाही। अब यहाँ पर जो ये हमारे पास कह सकते हैं कि जो लिटरेचर वर्क है इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अगेन इस पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिरोज शाह तुगलक अल्टीमेटली मर जाते हैं और फिर उसके बाद से सैयदी डायनेस्टी आती है जो कि इसको रूल कर लेती है। इसके बाद से फिर सैयदी डायनेस्टी आती है, लोधी डायनेस्टी आती है, और लोधी डायनेस्टी के बाद में एंड हो जाता है दिल्ली सल्तनत का। लास्ट में सिकंदर लोधी आते हैं और सिकंदर लोधी के बाद में इसके जो बड़े बेटे रहते हैं इब्राहिम लोधी, वो अल्टीमेटली आ जाते हैं। अच्छा खासा ये रिप्रेसिव और एरोगेंट बंदा रहता था, इसमें कई सारे मतलब लोगों की मतलब इंसल्ट करता था। अब कहा जाता है ना कि अगर किसी के साथ आप बुरा करेंगे अल्टीमेटली आपके साथ भी बुरा होगा। सेम थिंग हैपेंड विद इब्राहिम लोधी। दौलत खान लोधी द गवर्नर ऑफ पंजाब वॉज ह्यूमिलिएटेड, और फिर अल्टीमेटली इसने क्या किया था कि बाबर को बुला लिया था, इन्वाइट कर लिया था। ग्रेटली displeased by this attitude of Ibrahim Lodi, दौलत खान लोधी invited बाबर to invade India। बाबर अल्टीमेटली इंडिया में आता है और यहाँ पर इनको सपोर्ट मिल जाता है, और सपोर्ट मिलने के बाद में अल्टीमेटली फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत होती है 1526 में, और अल्टीमेटली यहाँ पर इब्राहिम लोधी मर जाते हैं और फिर अफ़गान किंगडम का एंड हो जाता है। और इस तरीके से जो दिल्ली सल्तनत है वो एंड हो जाती है, जिसकी शुरुआत हुई थी बैटल ऑफ तराइन से। यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान को हरा करके अल्टीमेटली जो दिल्ली सल्तनत है वो शुरुआत की गई थी, यानी कि और बाद में फिर जो होता है अल्टीमेटली बैटल ऑफ पानीपत में ही ये एंड भी हो गया था। और यहाँ से स्टार्ट होता है मुग़ल डायनेस्टी, या फिर इसी को बोल सकते हैं हम लोग मुग़ल एरा। यहीं से शुरुआत होती है मुग़ल एरा के बारे में, जो कि अगेन बात करेंगे, अगेन सुपर इंपॉर्टेंट। अब कुछ छोटे मोटे और भी फैक्चुअल डिटेल्स हैं। फैक्चुअल डिटेल का मतलब कुछ डिपार्टमेंट्स हैं, उनके बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि एक डिपार्टमेंट है जिसको बोलते हैं हम लोग दीवान ए विजारत। तो दीवान ए जो ये विजारत है ये किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है वज़ीर से। इसको हेड किया जाता था वज़ीर के द्वारा। अब वज़ीर तो खैर आप लोग समझ ही रहे होंगे, एक तरीके से कह लीजिए कि प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर जैसे होते हैं सेम वैसे ही यहाँ पर ये होते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक अकाउंटेंट जनरल होते थे। तो जो अकाउंटेंट जनरल होते थे उनको यहाँ पर बोला जाता था मशरीफ़ ए मामलिकात। तो दिस इज़ MU, ठीक है, मशरीफ़ ए मामलिकात। एक सेकेंड, यस। तो दिस इज़ मशरीफ़ ए मामलिकात। मामलिकात से याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। मामलिकात ये अकाउंट से रिलेटेड होता है बंदा, उसको मामलिकात बोलते हैं। सिमिलरली इसी तरीके से जो ऑडिटर जनरल होते थे इनको भी, अब अकाउंट से रिलेटेड है तो मामलिकात होगा ही होगा, बिल्कुल। तो इनको बुलाता था मुश्तफ़ी। तो दिस इज़ मुश्तफ़ी ए मामलिकात। मामलिकात से ध्यान रखिए, आपको समझ में आ जाएगा। कोई ना कोई एक कीवर्ड ज़रूर होता है जहाँ से आप याद कर सकते हैं। तो दिस इज़ मुश्तफ़ी ए मामलिकात। इसी तरीके से होता था दीवान ए अरीज़। तो दिस इज़ दीवान ए अरीज़। ये जो दीवान ए अरीज़ हैं ये बलबन के टाइम पीरियड में बनाया गया था। तो दिस वाज बलबन का टाइम पीरियड। और ये कैसा ये मतलब कैसा डिपार्टमेंट था? ये मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड था। तो मिलिट्री रिलेटेड जो चीज़ें होती थी वो यहाँ पर की जाती थी। अब यहाँ पर जो हेड किया जाता था वो बंदा था हेड करने वाला अरीज़ ए मामलिकात। तो दिस इज़ अरीज़ ए मामलिकात, ठीक है, हेड बंदा है, ठीक है। दूसरा इसी तरीके से एक और होती थी जिसको बोला था दीवान ए इंशा। तो दीवान ए इंशा, दीवान ए इंशा मतलब कि एक तरीके से कह लीजिए कि जो सेक्रेटेरियल वर्क करता था। तो जो भी सेक्रेटरी का काम क्या होता है?
कॉरेस्पॉन्डेंस का काम होता है। तो दिस इज कॉरेस्पॉन्डेंस का ये काम करते थे। और कॉरेस्पॉन्डेंस का काम करने का मतलब क्या हो गया, रॉयल कॉरेस्पॉन्डेंस, जो रॉयल शाही कॉरेस्पॉन्डेंस है वो ये काम किया करते थे। इन्हें कई सारे नाम से जाना जाता था, जैसे कि दबीर ए मामलिकात, दिस इज दबीर ए मामलिकात, दिस मामलिकात, ठीक है, या फिर इसे और भी दबीर ए खास या फिर आमिर मुंशी के नाम से भी जाना जाता था। फिलहाल आप अभी दाबीर ए मामलिकात के नाम से याद रखिएगा, ये इससे आपका काम हो जाएगा। इसी तरीके से होता था दीवान ए रिसालत, ठीक है, दीवान ए रिसालत। ये जो दीवान ए रिसालत हुआ करते थे बेसिकली रिलीजियस अफेयर को देखा करते थे। तो दिस इज रिलीजियस अफेयर को देखना। अब जो रिलीजियस अफेयर को देखते थे वो बेसिकली काजी होते थे, इनको बुलाता था काजी, ठीक है, दिस इज काजी। काजी को ही सद्र उस सदर के नाम से भी जाना जाता था। तो दिस इज सद्र उस सदर, ठीक है। इनफैक्ट काजी के दो काम हुआ करते थे, एक काम होता था जो जुडिशियल रिलेटेड भी होता था, लेकिन वो जुडिशियल का मतलब होता था जो धार्मिक रिलेटेड होती थी, ठीक है, तो ये चीज़ें होती थी। और इसी वजह से जो दीवान ए काज़ा, तो दिस इज दीवान ए काज़ा, इसको भी काजी ही लीड करते थे। लेकिन ये जो काज़ा है दिस इज जुडिशियरी, दिस इज जुडिशियल अफेयर। जुडिशियल का मतलब वही इस्लामिक तरीके से जब भी चीज़ें की जाती थी उसको बोला जाता है। फिर इसी तरीके से होता था दीवान ए वक्फ, दीवान ए वक्फ, ये लाया गया था जलालुद्दीन खिलजी के टाइम पीरियड में। तो दिस इज जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी। ये किससे रिलेटेड है, ये है ग्रांट और स्टेट एक्सपेंडिचर से रिलेटेड। दिस इज ग्रांट एंड स्टेट एक्सपेंडिचर ओरिएंटेड। एक्सपेंडिचर से ध्यान रखिए, एक्सपेंडिचर का ये डिपार्टमेंट हुआ करता था ताकि चीज़ों को बेहतर तरीके से देखा जा सके। सेम इसी तरीके से होता था दीवान ए मुस्तखराज। तो दिस इज दीवान ए मुस्तखराज, मुस्तखराज, दीवान ए मुस्तखराज ये लाया गया था अलाउद्दीन के टाइम पीरियड में। तो दिस इज अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पीरियड में। इसका काम क्या था, मुस्तखराज का काम क्या था, ये बेसिकली था रिवेन्यू कलेक्शन। दिस इज रिवेन्यू कलेक्शन ओरिएंटेड, रिवेन्यू कलेक्शन का यहाँ पर ये लोग काम किया करते थे। बाकी इसके अलावा हम लोगों ने सारी चीज़ें बात कर ली है, जैसे कि दीवान रियासत मार्केट कंट्रोल जो अलाउद्दीन खिलजी ने स्टार्ट किया था, दीवान कोही जिसको कि मोहम्मद बिन तुगलक ने एग्रीकल्चर के लिए किया था, दीवान बंदागन जिसको कि फिरोज शाह ने स्टार्ट किया था स्लेव्स के लिए, दीवान खैरात जो पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के लिए फिरोज शाह तुगलक ने स्टार्ट किया था। तो ये हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। ऑलरेडी हम लोगों ने जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो सब हम लोगों ने देख लिया। तो आई गेस अब चीज़ें आपको आसान लग रही होंगी, ठीक लग रही होंगी। अब थोड़ा सा हम लोग क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेते हैं कि क्वेश्चन क्या क्या हैं। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन हैं अगेन पास्ट ईयर में पूछे गए हैं और कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी हैं। एक्सपेक्टेड इन द सेंस जस्ट फॉर योर रिवीजन, आपकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस हैं। शुरू करते हैं, अगेन आप लोग भी आंसर करिएगा। सबसे पहला है कि आफ्टर कंसोलिडेटिंग हिज पावर बलबन ने कौन सा टाइटल लिया था। देखिए बलबन ने अच्छा खासा स्ट्रगल किया था, तब जा करके ये बंदा सुल्तान बन पाया था। इसके पहले तमाम जैसे कि कुतुबुद्दीन ऐबक से शुरुआत होती है, फिर इल्तुतमिश आते हैं, इल्तुतमिश के बाद में फिर स्ट्रगल होती है इनके बेटों के बीच में और अल्टीमेटली रजिया सुल्तान को राजा बना दिया जाता है। रजिया सुल्तान के बाद फिर अल्टीमेटली और भी राजा बनते हैं, लेकिन फिर अल्टीमेटली जो इम्पॉर्टेंट 9वें नंबर पे 9th नंबर पे 9th सुल्तान बनते हैं, उनका नाम है हमारा क्या, बलबन। बलबन, ये बलबन भी जो था इलबारी ट्राइब को तो था ही, चलिए ठीक है, इलबारी ट्राइब तो हो ही गया, लेकिन ये बंदा भी रिलीजियस बंदा था और रिलीजन बेसिस पर ही चीज़ों को करता था, रिलीजियस था। जैसे पैबोस, सजदा, ये सब इन्होंने स्टार्ट किया था। तो दिस इज पैबोस एंड सजदा, ये सब चीज़ें इन्होंने स्टार्ट किया था। तो रिलीजियस तो था ये बंदा, नो डाउट, लेकिन ये बंदा बहुत एक्सपीरियंस था, क्योंकि ये ज़मीन से उठ करके, क्योंकि ही वॉज ऑल्सो अ स्लेव वंस अपॉन अ टाइम, ये बंदा भी स्लेव था और ये अल्टीमेटली अब सुल्तान बन गया है। दैट मीन्स इसके अंदर में अच्छा खासा एक्सपीरियंस है और बुढ़ापे में बना था, मतलब अच्छा खासा बूढ़ा हो गया था बंदा, तब जाके सुल्तान बना था। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा रहा है कि जब ये बंदा सुल्तान बन गया तो अल्टीमेटली इसने कौन सी टाइटल ली थी। इन्होंने टाइटल ली थी ज़िल्ले इलाही की। तो दिस इज आइटम, मतलब ऑप्शन नंबर डी, ज़िल्ले इलाही। बाकी इसके अलावा दीन इलाही, ये तो आपको पता है अकबर ने स्टार्ट किया था, ठीक है, अकबर का एक तरीके से बोल सकते हैं रिलीजन था।
कैसर-ए-हिंद, ये तो आपको पता ही है, ये कैसर-ए-हिंद महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर दोनों लोगों को दिया गया था। तूती-ए-हिंद, दिस इज समथिंग डिफरेंट एंड दिस वाज नॉट रिलेटेड विद द बलबन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फवाजिल इन द सुल्तान पीरियड। फवाजिल का मतलब क्या चीज़ हुआ करता था, ये एक अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फवाजिल, एक्स्ट्रा पेमेंट मेड टू द नोबल्स। सेकेंड ऑप्शन है रिवेन्यू असाइंड इन ल्यू ऑफ सैलरी। थर्ड ऑप्शन है एक्सेस अमाउंट पेड टू द एक्सचेकर बाय द इक्तादार। और लास्ट ऑप्शन है इलीगल एक्सट्रैक्शन। अब देखिए जो फावादिल है ये टर्म इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये ऑप्शन है इसका सी, एक्सेस अमाउंट पेड टू द एक्सचेकर बाय द इक्तादार। तो ये भी चीज़ें हैं। बाकी हम लोगों ने फ्यूडलिज्म के बारे में चीज़ें देखी ली हैं, फ्यूडलिज्म क्या चीज़ होती है, कैसे होती है। फ्यूडलिज्म की जो शुरुआत है वो शुरुआत हमें बहुत पहले से ही देखने को मिल जाती है, लेकिन मुग़ल पीरियड में, नॉट मुग़ल पीरियड, मेडिवल हिस्ट्री की शुरुआत में ये बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है। क्या ये एंशियंट पीरियड में फ्यूडलिज्म था? तो आंसर इज़ येस, एंशियंट पीरियड में भी था, लेकिन ये उतना ज़्यादा प्रेवलेंट नहीं था, इट वॉज इन वीक पोजीशन। लेकिन बाद में मेडिवल पीरियड में ये पूरी तरीके से बहुत बढ़ गया था, ज़्यादा हो गई थी चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि सुल्तान ऑफ दिल्ली हु इज़ रेप्यूटेड टू हैव बिल्ड द बिगेस्ट नेटवर्क ऑफ कैनाल। अब देखिए बिगेस्ट नेटवर्क ऑफ कैनाल नाम से ही पता चल रहा है समथिंग रिलेटेड विद इरिगेशन का काम होगा। और इरिगेशन का काम, जैसे ही इरिगेशन आएगा वैसे ही दिमाग में कौन आएगा? फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, तो फिरोज शाह तुगलक का नाम तुरंत आपके ध्यान में आ जाना चाहिए। बाकी फिरोज शाह तुगलक के बारे में हम लोगों ने अच्छे से ध्यान रख लिया, आंसर इज सी हियर। ठीक है, समझ आ रहा है सबको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड। यहाँ पर बताना है कि कौन सी चीज़ें करेक्टली मैच की गई हैं। यहाँ पर ये डिपार्टमेंट ओरिएंटेड है। अब देखिए ये जो क्वेश्चंस हैं इसी से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो ये जो डिपार्टमेंट ओरिएंटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं, ये डिपार्टमेंट ओरिएंटेड चीज़ें ये बहुत सुपर इंपॉर्टेंट होती हैं, इनको आप लोग ध्यान रखिएगा। ऊपर अभी तमाम डिपार्टमेंट का नाम अभी बताए गए हैं, डिस्कस किए गए हैं, तो उसको ध्यान रखिएगा। जैसे पहला है दीवाने बंदागन। बंदागन का मतलब हो गया यहाँ पर ये स्लेव से रिलेटेड है। स्लेव के ट्रेड वगैरह के लिए फिरोज शाह तुगलक ने किया था, तो दिस इज़ करेक्ट, जिसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो दीवान मुस्तखराज है ये बलबन के टाइम पीरियड में था। सेकंड है दीवान कोही, अलाउद्दीन खिलजी। लास्ट है दीवान अर्ज यानी मोहम्मद तुगलक। अब सारे डिपार्टमेंट के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, जिसमें से जो हमारा सबसे पहला है दिस वन, यही करेक्ट है। बंदागन स्लेव ने स्टार्ट किया था। बाकी मुस्तखराज के बारे में हम लोगों ने देख ही लिया कि राज दरबार, शाही दरबार को लेकर के था और ये शुरुआत से ही था। दीवान कोई एग्रीकल्चर है जो कि अलाउद्दीन खिलजी से रिलेटेड नहीं है। किससे रिलेटेड है? मोहम्मद बिन तुगलक से रिलेटेड है। दीवान अर्ज, अर्ज का मतलब हो जाता है जो आर्मी को लेकर के, घुड़सवार कैवलरी को लेकर के था। एंड इट वाज नॉट मोहम्मद बिन तुगलक, इट वाज अलाउद्दीन खिलजी। तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है अजशन। मोहम्मद बिन तुगलक लेफ्ट दिल्ली फॉर 2 years, लिव्ड इन ए कैम्प, जो कि स्वर्ग द्वारी भी बोला जाता है। ये था कहाँ पे? ये था जो आपका दौलताबाद था। दिस इज दौलताबाद। दौलताबाद का पुराना नाम क्या है? दौलताबाद का पुराना नाम था देवगिरी। देवगिरी, देवगिरी कहाँ पड़ता है? ये मतलब कि जो कह सकते हैं राजमहल हिल्स का एरिया है, फॉरेस्ट का इलाका, यहाँ पर पड़ता है। तो दिस इज़ देवगिरी। यहाँ पर इसने अपने राजधानी को चेंज ऑफ कैपिटल किया था। तो जब चेंज ऑफ कैपिटल किया था, अभी हम लोगों ने बात किया भी है, जब चेंज ऑफ कैपिटल किया था तो यहाँ पर काफ़ी सूखा पड़ गया था, जिसके कारण से अल्टीमेटली लोग जो होते हैं प्रॉब्लम में आ गए थे और इसने कैंप बना करके 2 साल रहा था। तो अजर्शन तो करेक्ट है, अजर्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकेंड, एट दैट टाइम दिल्ली वॉज राइवल्ड बाई अ फॉर्म ऑफ प्लेग एंड मैनी पीपल डाइड। दिल्ली में दिक्कत हो गई थी जिस कारण से यहाँ पर चीज़ें की गई थी। इट वॉज करेक्ट ऑप्शन, दोनों ही करेक्ट है और इसी वजह से आंसर भी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर किस्मत ख़राब थी, हम लोग देख लिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ अफगान रूलर टू द थ्रोन ऑफ दिल्ली। अब यहाँ पर देखिए क्रोनोलॉजी वाला क्वेश्चन आ गया, तो दिस इज क्रोनोलॉजी वाला क्वेश्चन। और ये अगेन हम लोगों ने बात किया कि क्रोनोलॉजी हो गया या सीक्वेंस हो गई, ये मेडिवल हिस्ट्री में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्या क्या है? सबसे पहले सिकंदर शाह है, फिर इब्राहिम लोदी, बहलोल लोदी, फिर है सिकंदर शाह, बहलोल लोदी, इब्राहिम। दिस इज अगेन वेरी वेरी सिंपल थिंग। तो यहाँ पर तो आप लोग आराम से बता सकते हैं, आंसर इज बहलोल लोदी खां, सिकंदर शाह, इब्राहिम लोदी। ठीक है, और ये सारा जो है लोदी डायनेस्टी से रिलेटेड है। दिस इज लोदी डायनेस्टी का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अराइवल ऑफ बाबर इनटू इंडिया लेड। बाबर जब आए थे तो क्या क्या चीज़ें इंडिया में आ गई थी? सबसे पहले गन पाउडर आ गया। सेकेंड थिंग, इंट्रोडक्शन ऑफ आर्क एंड डूम इन द रीजन्स आर्किटेक्चर। थर्ड इज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ तैमूर डायनेस्टी की शुरुआत हो जाती है। आपको बताना है यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या है। अब देखिए
गन पाउडर को ले आया गया था, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, दिस इज, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, कोई डाउट नहीं है। लेकिन जो आर्क एंड डूम है ये यहाँ बाबर नहीं लेकर के आए थे। आर्क एंड डूम की जो शुरुआत होती है वो दिल्ली सल्तनत से ही स्टार्ट हो जाती है, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पीरियड से ही स्टार्ट हो जाती है। लेकिन हमें ज़्यादा बेटर तरीके से डबल डूम्ड स्ट्रक्चर वगैरह देखने को मिलता है, दिस इज डबल डूम्ड स्ट्रक्चर, ये हमें देखने को मिलता है हुमायूं की जो वाइफ थी उनके द्वारा, हुमायूं टूम्ब में, यहीं से चीज़ें स्टार्ट होती हैं। लेकिन इसके अलावा जो आर्क स्ट्रक्चर्स वगैरह हैं ये स्टार्ट कर दिए गए थे दिल्ली सल्तनत के ही टाइम पीरियड में, तो दिल्ली सल्तनत में ही चीज़ें स्टार्ट कर दी गई थी, तो इसको ध्यान रखिएगा। सेकेंड स्टेटमेंट रॉन्ग है। बाकी तिमूरी डायनेस्टी, यस बिल्कुल ये तैमूर लंग के ही वंशज थे, तो ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा, आंसर इसका हो जाएगा सी, 1 और 3 करेक्ट, सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर रॉन्ग है। ठीक है, समझ आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान डिड नॉट अलाउ उलेमा टू इंटरफेयर इनटू पॉलिटिकल अफेयर। बात किए थे हम लोग, क्या बलबन था? नो, बलबन वॉज रिलीजियस पर्सन, इसलिए नहीं होगा। अलाउद्दीन खिलजी, यस इसी ने तो शुरुआत की थी। मोहम्मद बिन तुगलक कंटिन्यू किया था, लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने वापस से रिलीजियस अफेयर उलेमा को इंट्रोड्यूस कर दिया। तो यहाँ पर आंसर होना चाहिए 2 और 3 एंड आंसर वुड बी बी हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द इक्ता सिस्टम हैज़ बीन कॉल्ड द सेंट्रल पिलर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ द सुल्तान ऑफ दिल्ली बिकॉज। सेंट्रल सिस्टम क्यों बोला जाता था? इक्ता सिस्टम को सेंट्रल सिस्टम क्यों बोला जाता था? ऑप्शन यहाँ पर है आपके, कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू इन द नॉन क्राउन लैंड्स वर असाइन्ड टू इक्तादार। सेकंड है, ट्रूप्स मेंटेन्ड बाय इक्तादार कॉन्स्टिट्यूटेड लार्जेस्ट चंक ऑफ आर्मी। फिर है आपका, ऑलमोस्ट ऑल सिविल एंड मिलिट्री ऑफिसर ऑफ द सुल्तान्स वर इक्तादार। और लास्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव करेक्ट। अब देखिए ये पूरा का पूरा सिस्टम जो होता है फ्यूडलिज्म से रिलेटेड है। जो फ्यूडलिज्म होती थी, यानी कि जो फ्यूड्स होते थे, या इसी को बुलाता है सामंत। तो ये जो सामंत होते थे, अभी हम लोगों ने बात किया था कि ये एक तरीके से ऑटोनॉमस लोग होते थे। ऑटोनॉमस यानी ये फ्री नहीं होते थे, लेकिन फिर भी कुछ हद तक इंडिपेंडेंट होते थे। इन लोगों के पास में आर्मी होती थी, और ये आर्मी अल्टीमेटली राजा को, सुल्तान को दिया करते थे वॉर के टाइम पीरियड में, या किसी भी तरह से देते थे। बदले में जो सुल्तान है वो इनको लैंड दिया करता था एज पार्ट ऑफ द, कह सकते हैं, एक्सपेंडिचर, खर्चा पानी देने के लिए, और ये चीज़ें होती थी। तो यहाँ पर और प्लस कुछ प्राइवेट वाली भी चीज़ें होती थी, तो प्राइवेट भी थी। ठीक है, तो अब यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे तो फर्स्ट तो करेक्ट है कि नॉन क्राउन लैंड्स वर असाइन्ड टू इक्तादार, बिल्कुल। इसके अलावा ट्रूप्स भी मेंटेन किए जाते, तो ये भी करेक्ट हो गया। सिविल और मिलिट्री ऑफिसर, ये भी करेक्ट हो गया। यानी कि आंसर क्या है? सारे के सारे ही करेक्ट है, ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट ऑप्शंस। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, असर्शन है कि रजिया वॉज द लास्ट रूलर हु रूल्ड दिल्ली सल्तनत। रजिया लास्ट वुमेन थी, ये एक रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि रजिया एक्चुअल में क्या थी? फर्स्ट वुमेन थी, पहली महिला थी जिसने रूल किया था। इनफैक्ट बहुत ज़्यादा विरोध किया गया था, क्योंकि एक महिला इस्लाम में वो भी राज कर रही है, मतलब शासन कर रही है, मतलब बहुत ही बड़ी बात है ये। रीज़न है, वुमेन हेल्ड अ हाई पोजीशन इन द सोशल एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ द दिल्ली सल्तनत। ये एक रॉन्ग स्टेटमेंट अगेन हो गया है। इनफैक्ट दोनों के दोनों ही रॉन्ग स्टेटमेंट यहाँ पर अगर बोलना चाहें तो बोल सकते हैं हम, तो ये चीज़ें थी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है, द टर्म यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ लैंड इन द दिल्ली सल्तनत। मेजरमेंट के लिए जो लैंड के चीज़ें, मतलब कि क्या पद्धति, क्या तरीका यूज़ किया जाता था लैंड को मेज़र करने का? क्या ये किस्मत गल्ला था, या फिर गल्ला बशीश था, महासत थी, या फिर गाजी थी? तो ये आंसर है इसका महासत। महासत जो है मेजरमेंट की स्केल मानी जाती थी। नेक्स्ट है, आबवाब क्या चीज़ होती है? आबवाब, क्या ये टोल टैक्स है? क्या ये रिलीजियस टैक्स है जैसे कि ज़कात होती है? क्या ये टैक्स ऑन मर्चेंडाइज एंड कस्टम ड्यूटी है? या फिर मिसलिनियस काइंड ऑफ टैक्स है जहाँ पर तमाम चीज़ें ली जाती हैं? तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर है मिसलिनियस चीज़ों को बोला जाता है जो आबवाब होती है। ठीक है, आबवाब अगेन सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिपीट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, इसको ध्यान रखिएगा। बाकी ये भी हमारा जो है मेजरमेंट को लेकर के भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट एंड प्रॉब्ली द लास्ट क्वेश्चन, which with reference to Indian history, which of the following are the essential elements of feudal system? feudal system के लिए क्या चीज़ें हैं? फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट स्टेटमेंट, a very strong centralized political authority and a weak provincial and local political authority. सेकेंड ऑप्शन है, emergence of administrative structure based on control and possession of land. थर्ड स्टेटमेंट, creation of lord vassal relationship between the feud lord and overlorded. अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट जो है बिल्कुल सेंट्रलाइज सिस्टम तो हुआ करता था, लेकिन ये सेंट्रलाइज सिस्टम में जो राजा था, किंग था, या इसको सुल्तान बोला जाता था, सुल्तान के पास मैक्सिमम पावर होती थी, लेकिन इसको हेल्प करने के लिए तमाम अमीर्स होते थे।
आमीर्स का मतलब एक तरीके से आप समझ लीजिए कि गवर्नर्स हुआ करते थे, जो कि अपने एरिया के लोगों को, मतलब अपने एरिया में एडमिनिस्ट्रेशन करते थे। तो ये लोग वीक नहीं होते थे, ये लोग स्ट्रांग होते थे, अच्छा खासा स्ट्रांग होते थे। इनफैक्ट रजिया के टाइम पीरियड में ये लोग विद्रोह तक कर दिए थे, तो ऑब्वियस ही बात है स्ट्रांग रहे होंगे तभी विद्रोह कर रहे हैं। तो पहला स्टेटमेंट हो जाएगा रॉन्ग, लेकिन जो आपका सेकंड स्टेटमेंट है एंड थर्ड स्टेटमेंट है, ये दोनों के दोनों सही करेक्ट स्टेटमेंट है, और इस वजह से आंसर हो जाएगी इसकी बी। बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। और ये चीज़ें, ये क्वेश्चन पूछा गया था 2015 में, तो बेसिक क्वेश्चन है और बेसिक क्वेश्चन के ही बेसिस पर यहाँ पर आंसर भी दिया गया है। ठीक है, फिलहाल डिस्कशन यहीं पर एंड होता है। हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में देखा दिल्ली सुल्तानेत को, और बाकी इसके डिटेल्स बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, एरिया आपको बता दिया गया है कहाँ कहाँ पर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी कोई डाउट रहेगा तो फिर टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, वहाँ पर पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू सो मच, गुड नाइट, टाटा, बाय बाय।